हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस IC02 का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, इस चैप्टर में हम जो लाइफ इंश्योरेंस के वेरियस प्लान्स रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में, फिर राइडर्स के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, MWP एक्ट, देन की मैन इंश्योरेंस और एंड में हम करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, इस चैप्टर में जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आप ऑलरेडी IC01 में पढ़ चुके हैं, पर इसमें कुछ नए टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हर बार की तरह पहले हम चैप्टर की डिस्क्रिप्शन करेंगे और एंड में होंगे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की बात करते हैं तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली दो पार्ट्स रहते हैं। एक होता है डेथ कवर और दूसरा हो जाता है सर्वाइवल बेनिफिट। देखिए, डेथ कवर का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेता है और उसे कुछ हो जाता है, मींस उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जो पैसा उसके परिवार को मिलेगा उसे हम डेथ कवर कहते हैं। और सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, वो सकुशल रहता है पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान, तो उसको मिलने वाली जो मेच्योरिटी है उसे सर्वाइवल बेनिफिट भी कहा जाता है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान में दो चीजें रहती हैं, या हम सिंपल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी कोई इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है या हम अपने लिए खरीदते हैं तो हम दो बातों के बारे में बात करते हैं। एक तो कि अगर हम जीवित रहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और दूसरा कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को क्या मिलेगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान में दो चीजें मेनली रहती हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं या एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लान को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, या इसे आप टर्म अश्योरेंस प्लान भी कह सकते हैं, और दूसरे हैं प्योर एंडोमेंट प्लान्स। देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान ऐसे प्लान्स रहते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, इनमें कोई भी मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा, पर अगर वो व्यक्ति सकुशल रहता है, ठीक ठाक रहता है, मींस सरवाइव करता है, तो उसे कोई भी मेच्योरिटी नहीं मिलती है प्लान कंप्लीट हो जाने पे। जबकि जो एंडोमेंट प्लान्स रहते हैं इनमें दोनों ही बेनिफिट है, इनमें मेच्योरिटी बेनिफिट भी रहता है और डेथ बेनिफिट भी रहता है। तो इस वजह से जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो एंडोमेंट प्लान्स के मुकाबले थोड़े से सस्ते होते हैं, क्योंकि उनमें एक बेनिफिट है, जबकि जो एंडोमेंट प्लान्स रहते हैं इनमें दो बेनिफिट है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसमें दो बेनिफिट मिल रहे हैं वो चीज थोड़ी सी महंगी होगी। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो प्योर एंडोमेंट प्लान है इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और एंडोमेंट अश्योरेंस पॉलिसी। तो चलिए इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, जो अभी हमने प्लान्स की बात की वो सभी प्लान्स ट्रेडिशनल प्लान्स कहलाते हैं। मींस जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है और एंडोमेंट प्लान्स हैं इन्हें हम ट्रेडिशनल प्लान्स कहते हैं। ट्रेडिशनल शब्द का हिंदी में मतलब होता है पारंपरिक, या हम कह सकते हैं कि जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं उन्हें हम ट्रेडिशनल प्लान्स कहते हैं। तो यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं ट्रेडिशनल प्लान्स के। देखिए, ट्रेडिशनल प्लान्स में क्या फीचर्स दिए गए हैं। लाइफ इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योर्ड कौन है? वो व्यक्ति है जिसने अपनी इंश्योरेंस करवा ली है। उसके बाद बात की गई है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब होता है बीमा धन। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी है वो कितने अमाउंट की ली गई है उसे हम सम एश्योर्ड कहते हैं। सम एश्योर्ड पेमेंट। सम एश्योर्ड पेमेंट का मतलब है कि जितना बीमा धन है उसके लिए फिर हमें जो पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। एंट्री एज, यानी कि जिस एज में हम अपनी पॉलिसी करवाते हैं उसे एंट्री एज कहा जाएगा। मिनिमम प्रीमियम, अर्थात जब हमने अपनी पॉलिसी करवाई तो उसके लिए हमें जो पेमेंट करनी पड़ती है पॉलिसी के लिए उसे प्रीमियम कहा जाता है। प्लान टेन्योर। प्लान टेन्योर भी हम इसे कहते हैं और प्लान टर्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जितने समय के लिए पॉलिसी करवाई गई है, मीन्स आपने 10 साल की पॉलिसी करवाई, 15 साल की करवाई या 20 साल की करवाई, तो उस 20 साल को या 15 साल को हम क्या कहेंगे? प्लान टेन्योर कहेंगे।
प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम जो प्रीमियम कंपनी को अदा कर रहे हैं, भर रहे हैं, दे रहे हैं, वो कितनी फ्रिक्वेंटली आप दे रहे हो। मीन्स आप मंथली प्रीमियम दे रहे हैं, या फिर क्वार्टरली दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं, या फिर ईयरली दे रहे हैं, तो उसे हम प्रीमियम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारी ये ट्रेडिशनल प्लान्स रहते हैं, इनमें 4 तरह की प्रीमियम फ्रीक्वेंसी है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। नेक्स्ट है स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये फीचर्स रहते हैं इन प्लान्स के। और लास्ट में दिया गया है राइडर्स। देखिए राइडर्स क्या है, ये भी प्लान्स के ट्रेडिशनल प्लान्स के फीचर्स रहते हैं। राइडर का मतलब होता है कि हम अपने प्लान में अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, तो उन बेनिफिट्स को राइडर कहा जाता है। अब ये बेनिफिट्स जो हैं, ये कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, और अगर आप अपने प्लान में, बेसिक प्लान में कुछ राइडर ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की। डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है टर्म इंश्योरेंस प्लान। देखिए कई जगह इसे टर्म अश्योरेंस प्लान भी लिखा होगा, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में यहाँ बताया गया है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड्स ओनली डेथ कवर, दैट इज सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। तो इसका मतलब आप समझ गए कि टर्म इंश्योरेंस प्लान ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी टेन्योर के दौरान, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या फिर बेनिफिशियरी को सम अश्योर्ड की वैल्यू जो है वो डेथ कवर के रूप में या डेथ क्लेम के रूप में दे दी जाती है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि टर्म इंश्योरेंस प्लान्स ऐसे प्लान्स हैं जिनमें सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, मेच्योरिटी या फिर सेविंग पार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के, जिनको आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो फीचर्स हैं इनको आपने दिमाग में रखना है। वहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनमें इन्हीं चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इन फीचर्स को आपने माइंड में रखना है। ये हम फीचर्स कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के। तो देखिए सबसे पहले तो बताया गया है कि ओनली डेथ बेनिफिट है, कोई भी मेच्योरिटी या फिर सर्वाइवल बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। देखिए जब सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है तो सेविंग कंपोनेंट भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें सेम ही हुई। प्रीमियम इसका कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसमें एक बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इसका प्रीमियम कम है एज कंपेयर टू एंडोमेंट प्लान। प्रीमियम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टर्म। अब देखिए कि जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, वो पूरी टर्म के दौरान सेम रहता है। ये नहीं होगा कि मान लीजिए कि किसी ने 20 साल का प्लान लिया, अब क्या हुआ कि 18 साल तक वो ठीक ठाक है, अब 19वें साल में वो सोचे कि भी मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरा प्रीमियम कंपनी कम कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसने 20 साल का प्लान लिया है तो पूरे 20 साल उसे सेम प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि प्रीमियम जो है वो पूरी टर्म के दौरान सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैन बी सजेस्टेड टू वन हैविंग द लेस बजट। और टर्म इंश्योरेंस आप ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं जो इंश्योरेंस लेना चाहता है पर उसका बजट कम है, तो उसे आप टर्म इंश्योरेंस जो है वो गाइड कर सकते हैं। बाकी इसे कोई भी खरीद सकता है, ये हर व्यक्ति की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान्स की। देखिए एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में यहाँ बताया गया है कि इन एन एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी ऑन द डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड और टू द लाइफ इंश्योर्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या बेनिफिशियरी को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, और अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो ठीक ठाक रहता है, तो मेच्योरिटी पर उसे जो है सम अश्योर्ड की वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं कि मेच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर एंडोमेंट प्लान के कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। क्या बताया गया है? बोथ डेथ बेनिफिट एज वेल एज मेच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि इसमें बेनिफिट जो है वो दोनों रहेंगे, डेथ का भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। सेविंग कंपोनेंट इसमें होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उन पे हमें लोन भी मिल जाता है, पर लोन उन्हीं इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलता है जिनमें सेविंग कंपोनेंट होता है। तो जो एंडोमेंट प्लान्स हैं जिनमें सेविंग कंपोनेंट है ना, उनमें आप लोन ले सकते हैं, उन्हें आप सरेंडर भी करवा सकते हैं। पर जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है
उस पे ना तो आपको लोन मिलेगा ना वो सरेंडर होगी। लोन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें सेविंग ही नहीं है, क्योंकि जिसमें सेविंग पार्ट है उसी से आप लोन ले सकते हो ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाए कि आपको प्लान्स की ऑप्शन दी गई हैं और ये पूछा जाए कि इनमें से बताइए कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस पे आप लोन ले सकते हैं, तो वहां पे आपने ध्यान देना है कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पे आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज पे मिलेगा जिनमें सेविंग कंपोनेंट रहता है, यानी कि मेच्योरिटी बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट जिसमें है उसी में लोन मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रीमियम जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस। अगर हम बात करें तो प्रीमियम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टर्म। अब देखिए इसमें भी जो प्रीमियम है, प्रीमियम हमें भरना पड़ेगा, वो पूरी टर्म के दौरान सेम रहेगा। कैन बी सजेस्टेड टू एनीवन इंटरेस्टेड, और इसे आप किसी भी व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं जो कि इंश्योरेंस लेना चाहता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, वो मनी बैक प्लान है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए अब मनी बैक प्लान जिससे कि नाम से थोड़ा सा हमें पता चल रहा है कि ऐसा प्लान जिसमें मेच्योरिटी तो मिलेगी ही प्लान के कंप्लीट होने पे, पर प्लान के टेन्योर के दौरान भी हमें कुछ कुछ पैसा जो है वो मिलता रहता है। तो ऐसे प्लान को ना मनी बैक प्लान कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन अ मनी बैक प्लान a certain percentage of sum assured is returned to the insured at specific intervals during the lifetime of the policy। तो देखिए मनी बैक प्लान में क्या हुआ कि जो पॉलिसी की लाइफ टाइम है या पॉलिसी का टेन्योर है उसके दौरान भी कुछ फिक्स्ड पीरियड के बाद जो लाइफ इंश्योर्ड रहता है या पॉलिसी होल्डर रहता है उसे सम अश्योर्ड का कुछ कुछ परसेंटेज मिलता रहता है। मान लीजिए कि उसने पॉलिसी जो करवाई है वो 5 लाख के सम अश्योर्ड की करवाई है और मनी बैक के रूप में कंपनी उसे 20-20% का जो है रिटर्न दे रही है। तो उसे हर 5 साल बाद या 4 साल बाद, जैसा भी वो प्लान है, उसे 5 लाख का 20% जो कि कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो 1-1 लाख रुपया जो है वो मिलता रहेगा। तो इस तरह से मींस सम अश्योर्ड का कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद मिलता रहता है मनी बैक प्लान में। और वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो उसे पैसा मिलता है ना, मनी बैक मिलता है, उसे पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर बेनिफिट कहते हैं। अब देखिए इसके नाम को आप कैसे याद रखेंगे। पीरियोडिकल का मतलब क्या हुआ, इक्वल पीरियड के बाद। सर्वाइवल क्यों कहा गया इसे, क्योंकि अगर व्यक्ति जीवित है तभी मिलेगा ना उसे ये बेनिफिट। अगर उसकी डेथ हो गई तब तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम मिल जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए पीरियोडिकल इक्वल पीरियड के बाद मिल रहा है, सर्वाइवल क्योंकि वो व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है इस वजह से मिल रहा है, और क्लेम या फिर बेनिफिट कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये एक स्पेशल फीचर रहता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी बैक पॉलिसीज में ही होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। और एक और बात यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो मनी बैक प्लान है इसे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है, ये इसका सेकंड नेम है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की। देखिए जो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ना, ये ऐसे प्लान्स हैं जो कि पूरा जीवन हमारे साथ चलते हैं। तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर एंटायर लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति अगर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेता है तो उसके पूरे जीवन तक, मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान से। और जो हमने एंडोमेंट के फीचर्स किए हैं, एंडोमेंट प्लान के फीचर किए हैं, वो सेम फीचर आ जाएंगे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान की। देखिए जो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान रहते हैं या फिर चिल्ड्रन पॉलिसीज रहती हैं, उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बच्चों के लिए ये प्लान ले लिया जाता है, और जब भी ये प्लान दिया जाता है तो इसमें एक राइडर जरूर दिया जाता है। उस राइडर को कहा जाता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसका क्या फायदा है कि जैसे मान लीजिए कोई कोई बच्चा है, 5 साल उसकी आयु है, और उसका जो प्रपोजर है वो उसके फादर या कोई मदर है। तो देखिए जो बच्चे की पॉलिसी रहती है उसमें जो प्रीमियम है वो तो उसके फादर या मदर ही भरेंगे ना। तो अगर मान लीजिए कि उसके प्रपोजर को कुछ हो जाता है और पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी दिया गया है, तो उसका ये फायदा होगा कि प्रपोजर की मान लीजिए डेथ हो गई,
अब जो बच्चे की पॉलिसी है ना, उसका प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रपोजर था, जिसने उसकी पॉलिसी ली थी, उसकी तो डेथ हो गई है। अब उसका जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद देती है, और जब बच्चे के प्लान की मेच्योरिटीज या फिर मनी बैक आने हैं, वो एज इट इज आते रहते हैं। तो इस तरह से चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को डिजाइन किया जाता है, ताकि बच्चे की जो पढ़ाई है या फिर जो और उसके खर्चे जीवन के रहते हैं वो पूरे हो जाएं, चाहे उसका प्रपोजर जीवित रहे या फिर ना रहे। तो आपने ध्यान देना है कि जो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है वो हमेशा जब सेल किया जाता है, तो वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ ही सेल करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। In case of child insurance plan, the premium is paid by the parent to the fund the child future requirement like education and marriage expenses. तो देखिए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में जो प्रीमियम पे किया जाता है वो उसके पेरेंट के द्वारा किया जाएगा। और जनरली जब चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है तो उसकी एजुकेशन या फिर शादी के खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना उसका पीछे मोटिव रहता है। In case of unfortunate death of the parent during the term of the plan, child's future doesn't suffer. The insurance company generally continues the insurance plan and pays the premium. तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि जो उसका पेरेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो बच्चा का जो फ्यूचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके प्लान को कंटिन्यू रखती है, प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को हमेशा सेल करना है किसके साथ? प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ, जिसके बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब इसके फीचर्स चेक करते हैं कि जो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं उनके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डेफरमेंट पीरियड। इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी एंड द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क। देखिए जो चिल्ड्रन पॉलिसी रहती है उसमें एक ड्यूरेशन बीच में रहती है जिसे डेफरमेंट पीरियड कहा जाता है। और ये ड्यूरेशन जो है ये रहती है कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी एंड कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बीच का जो पीरियड है। यानी कि देखिए कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी का मतलब होता है कि जिस दिन पॉलिसी करवाई गई वो तो हो गई कमेंसमेंट डेट ऑफ द पॉलिसी, और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि जिस दिन से रिस्क स्टार्ट होता है। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड रहता है ना उसे डेफरमेंट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है commencement of the risk. The risk will commence automatically on the deferment date. No medical examination is necessary. तो देखिए जब डेफरमेंट डेट होती है ना उस दिन से रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्क कवर जो है उस पॉलिसी में मिल जाता है, तो उसे कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कहा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि इंश्योरेंस की कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिन्हें हम जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन से हमें कंपनी के द्वारा रिस्क कवर मिल जाता है। पर कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनमें जो रिस्क कवरेज है वो थोड़े समय बाद शुरू होता है, तो उसे हम कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो फीचर्स है ना इसमें यही मतलब है कि अगर तो जिस दिन पॉलिसी ली गई है उसी दिन से रिस्क कवरेज मिल जाती है, तो जो कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी एंड कमेंसमेंट ऑफ रिस्क डेट है वो तो सेम हुई। पर अगर उन दोनों में डिफरेंस है, गैप है 6 महीने, साल, 2 साल का, तो उस गैप को क्या कहते हैं? डेफरमेंट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है वेस्टिंग का। द प्रोसेस ऑफ पासिंग द टाइटल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द इंश्योर्ड चाइल्ड वंस ही टर्न्स मेजर इज नोन एज वेस्टिंग। देखिए जो बच्चों की पॉलिसीज रहती हैं, बच्चे मींस जो 18 साल से कम है, माइनर्स की जो पॉलिसीज रहती हैं, चाइल्ड पॉलिसीज जो रहती हैं, उनमें क्या है कि जब तक वो जो बच्चा है माइनर है, मतलब 18 साल का नहीं है, तब तक तो जो रिस्क कवरेज रहती है वो उसके पेरेंट की रहती है। पर जब वो बच्चा 18 साल का कंप्लीट हो जाता है, मेजर हो जाता है, तो वो जो रिस्क है वो प्रपोजर से जो बच्चा है या जिसके नाम पर पॉलिसी है उस पे वो ट्रांसफर हो जाता है, और उसे हम वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पर दिया गया है वेवर ऑफ द प्रीमियम। तो देखिए वेवर ऑफ प्रीमियम क्या है? इसका एक राइडर रहता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
नॉट एप्लीकेबल इफ द प्रपोजर अटेम्प्ट सुसाइड। हाँ, अब आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का बेनिफिट जो है ना वो तभी मिलता है अगर जो प्रपोजर है, जो बच्चे का पेरेंट है, वो सुसाइड ना करे, मतलब एक्सीडेंटल या फिर नेचुरल उसकी डेथ होती है, तब प्रीमियम वेवर बेनिफिट का फायदा मिलेगा। पर अगर वो प्रपोजर जो है वो सुसाइड कर ले, तब इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स की। देखिए, ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जिसे कि यूलिप भी कहा जाता है, ये आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये बहुत फेमस हो रहा है। और ये एक नॉन ट्रेडिशनल प्लान है, मतलब गैर पारंपरिक प्लान कह सकते हैं, आजकल का प्लान आप इसे कह सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यूलिप जो है ना, ये आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ऐसे लोगों के लिए जो कि ट्रिपल बेनिफिट चाहते हैं। अब ट्रिपल बेनिफिट क्या क्या है? इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी है और इनकम टैक्स बेनिफिट भी है। तो अगर तीन फायदे चाहते हैं तो यूलिप प्लान उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें यूलिप का जो प्रीमियम दिया जाता है ना, उसे तीन पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले तो है एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के खर्चे। फिर है मॉर्टेलिटी चार्जेस, यानी कि अगर जो डेथ हो जाती है जिन्होंने पॉलिसी ली है तो उनको जो क्लेम दिया जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है ये है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसी प्रीमियम में से कुछ जो भाग है उसे इन्वेस्ट भी किया जाता है अलग अलग तरह के फंड्स में। तो इस तरह से जो यूलिप का प्रीमियम है ना, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एक्सपेंसेस, मॉर्टेलिटी चार्जेस और इन्वेस्टमेंट। पॉलिसी होल्डर कैन सिलेक्ट फ्रॉम वेरियस फंड्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट हिज प्रीमियम। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका जो प्रीमियम है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड था, तो अब जो इन्वेस्टमेंट पार्ट था ना, उसमें ये बेनिफिट रहता है कि जो पॉलिसी होल्डर है ना, वो अपनी इच्छा जता सकता है कि मेरे पैसे को इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया जाए। चार प्रकार के फंड यहाँ पर दिए गए हैं: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, बैलेंस्ड फंड और मनी मार्केट फंड। अब ये जो चारों फंड्स है ना, इनमें अलग अलग तरह के फीचर्स रहते हैं, अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट रिस्क रहते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हमने IC01 में डिस्कस किया है। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइडर्स। देखिए, जो राइडर है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि राइडर क्या होता है, कि अगर हम अपनी बेसिक पॉलिसी में कुछ और फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं तो उन फीचर्स को राइडर कहा जाता है। तो हम अपनी बेसिक पॉलिसी में राइडर को ऐड करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। A rider is an additional clause or condition added to the base policy that gives the additional benefit to the buyer। अब देखिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक प्लेन पिज्जा दिख रहा है आपको, है ना? वो बेस पॉलिसी की तरह हो गया। और आपने क्या किया, अपनी पसंद की टॉपिंग्स डलवा ली। अब ये जो अपनी पसंद की टॉपिंग्स है ना, ये क्या हो गए? ये हो गए राइडर्स। अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के राइडर्स जो हैं वो कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस प्लान्स पे ऑफर करती हैं, जिनमें है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब देखिए कि क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब होता है कि अगर जिसने पॉलिसी करवाई है उससे गंभीर बीमारियों से कवरेज चाहिए, है ना, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर वो अपने लिए लेता है तो उसे पॉलिसी में मान लीजिए कि उसे पॉलिसी टर्म के दौरान कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, तो कंपनी की तरफ से उसे जो है सम अश्योर्ड का कुछ पोर्शन जो है वो इलाज के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है डेथ बेनिफिट राइडर। अगर डेथ बेनिफिट राइडर को एक्स्ट्रा लिया जाए तो जब डेथ बेनिफिट मिलता है तो सम अश्योर्ड का डबल उसे मिल जाता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट से अगर मृत्यु हो जाती है तब नॉमिनी को जो क्लेम मिलेगा, डेथ क्लेम मिलेगा, उसका पैसा ज्यादा होगा। वेवर ऑफ द प्रीमियम राइडर, जिसे हमने अभी बात की, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? जो भी बच्चों के लिए प्लान लिया जाएगा, मतलब चिल्ड्रन पॉलिसीज में जो प्लान लिए जाते हैं, तो चिल्ड्रन पॉलिसी को हमेशा आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ ही दें। इसका क्या बेनिफिट रहेगा कि अगर बच्चे के पेरेंट की मृत्यु हो जाती है तो जो बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम है वो नहीं देना पड़ता है, पर जो उसके बेनिफिट्स हैं, मतलब मेच्योरिटी है या मनी बैग्स हैं, वो एज इट इज बच्चे को मिलते रहते हैं।
गारंटेड इंश्योरेबिलिटी ऑप्शन राइडर। अब देखिए कि ये जो राइडर है ये गारंटेड इंश्योरेबिलिटी का राइडर है, यानी कि जो इंश्योरेबिलिटी है वो गारंटेड होगी। डिसेबिलिटी इनकम बेनिफिट राइडर। अब इस राइडर का ये बेनिफिट रहता है कि अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो डिसेबल हो गया तब भी उसे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग कंपनीज डिफरेंट तरह के राइडर्स जो है वो ऑफर करती हैं। यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं ये कॉमन राइडर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखिए इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस, इसको नाम को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि ऐसी लाइफ इंश्योरेंस है जो कि कुछ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। अब क्या बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू अ लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान, premiums are of small amount that are paid monthly or normally weekly। तो देखिए जो लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान है ना वो है इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस, और इसमें जो प्रीमियम पे किए जाते हैं ना वो जनरली मंथली या फिर वीकली ही होते हैं। Insurance coverage is modest and benefit offered with the policy is either cash benefit or maturity or death benefit। तो देखिए कि भी इसमें जो इंश्योरेंस कवर है वो मॉडेस्ट है और जो बेनिफिट है वो मेच्योरिटी या डेथ दोनों का मिलेगा। Such products by the insurance companies are important as they provide insurance cover to the low income families। तो देखिए जो इंश्योरेंस है ये इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस है, ये स्पेशली डिजाइन की गई है किसके लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए। तो इसमें सारे बेनिफिट्स हैं और इसमें क्या रहता है कि ध्यान देने वाली यहाँ पे बात यह है कि इसमें जो प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट किया जाता है ना वो मंथली या फिर वीकली बेस में ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर शॉर्ट में इसे हम MWP एक्ट 1874 भी कहते हैं। देखिए ये इंश्योरेंस का कोई प्लान नहीं है, ये एक्ट है और इस एक्ट के अंडर पॉलिसी को खरीदा जा सकता है। तो इसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसे आगे चल के समझाती हूँ। देखिए क्या बताया गया है कि अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अफेक्टेड बाय एनी मैरिड मैन on his own wife and expressed on the face of it to be for the benefit of his wife and children or any of them or both of them। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए अगर पॉलिसी खरीदता है और उसे वो MWP एक्ट के अंडर परचेज करता है तो उस पॉलिसी में मिलने वाले जो बेनिफिट हैं, चाहे वो मेच्योरिटी बेनिफिट हो या फिर डेथ बेनिफिट हो, वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की पत्नी पत्नी और बच्चों या दोनों में से किसी एक या फिर दोनों को ही मिलेंगे। इसके जो बेनिफिट है ना वो उस व्यक्ति को भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चों को ही इस पॉलिसी के फिर बेनिफिट मिलेंगे अगर कोई भी पॉलिसी जो है MWP एक्ट के अंडर खरीदी गई है। तो देखिए इसे एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो बिजनेस करता है और वो जो अपना बिजनेस है उसने वो लोन पर किया हुआ है। अब वो लोन जो है वो चाहे बैंक से ले या फिर और जो अदर सोर्सेज हैं वहां से लिया गया है और अपने लिए उसने एक पॉलिसी भी खरीदी है जो कि उसने MWP एक्ट के अंडर एंडोर्स करवाई हुई है। अब देखिए मान लीजिए कि उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो जो अब उसके क्रेडिटर्स हैं वो अपना रिकवरी के लिए क्या करेंगे, उसके जो भी उसकी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा होएगा, चाहे वो उसके बैंक अकाउंट्स हैं चाहे उसकी प्रॉपर्टी है घर है। तो उसकी हर एक प्रॉपर्टी पर जो क्रेडिटर्स हैं उनका हक बन सकता है सिर्फ और सिर्फ उसकी जो पॉलिसी है जिसे उसने MWP एक्ट के अंडर एंडोर्स करवाया हुआ है उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, उस व्यक्ति का भी नहीं होगा जिसने ये पॉलिसी ली है। सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होगा, उस व्यक्ति की पत्नी और उसके बच्चों का। तो ये आपने क्लियरली समझ लेना है कि MWP एक्ट का ये बेनिफिट है। देखिए जब भी कोई पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर ली जाती है तो उसमें एक ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो ट्रस्टी का बेनिफिट ये रहता है कि वो ये चेक करता है कि जो उस पॉलिसी के अंडर बेनिफिट मिल रहा है
वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के, पॉलिसी होल्डर के वाइफ और बच्चों के लिए ही हो। तो ये मेन मोटिव रहता है एक ट्रस्टी का। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऑल्सो द एक्ट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी प्रिविलेजेस टू द डिपेंडेंट्स through which they can seek higher amount of protection in case of any dispute for the claim on the death of insured। अब देखिए कि ये जो एक्ट है ना, ये डिपेंडेंट्स को और सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति था उसकी डेथ हो जाती है और क्लेम के अमाउंट पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या और लोग या उसके और कोई रिश्तेदार आ जाते हैं जो क्लेम के पैसे पर अपना कह रहे हैं कि हमारा भी इसमें हिस्सा होगा। पर अगर पॉलिसी जो है वो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर ली गई है ना, फिर किसी भी झगड़े का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर खरीदी गई जो पॉलिसी है उसमें चाहे डेथ बेनिफिट हो चाहे मेच्योरिटी बेनिफिट हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर की पत्नी और उसके बच्चों का ही अधिकार होगा। उस पॉलिसी होल्डर का खुद भी उस पैसे पर कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर अगर पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं। एनी मैरिड मैन हु वांट्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन कैन परचेज दिस स्कीम। कोई भी मैरिड जो व्यक्ति है वो अपने डिपेंडेंट्स जैसे कि वाइफ और बच्चों के सुरक्षा के लिए इस स्कीम के अंडर पॉलिसी ले सकता है। डिवोर्सी और विडोअर कैन ऑल्सो परचेज द स्कीम सीकिंग प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन। अगर कोई डिवोर्सी है या फिर विडोअर है तो वो भी अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इस स्कीम के अंडर पॉलिसी खरीद सकता है। प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट। अब देखिए कि क्या प्रोसेस होगा अगर हम अपनी पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर लेना चाहें। अडेंडम टू इंश्योरेंस कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी। देखिए एक तो इंश्योरेंस कंपनी को इसका अडेंडम देना पड़ता है। इसमें क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है। कोई भी पॉलिसी अगर आप खरीदते हैं तो एमडब्ल्यूपी एक्ट का एक एक्स्ट्रा फॉर्म रहता है, उसे फिल करना पड़ता है और साथ में अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है एक ट्रस्टी की। ट्रस्टी ये इंश्योर करता है कि पॉलिसी में होने वाले जो बेनिफिट हैं वो सिर्फ पॉलिसी होल्डर की वाइफ और उसके बच्चों तक ही जाएं। तो ये दो काम रहते हैं अगर पॉलिसी को एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर एंडोर्स करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई है ट्रस्टी की। तो देखिए कि ट्रस्टी जो है वो उसकी वाइफ के कोई भी पेरेंट हो सकते हैं, और मान लीजिए कि उसे कोई भी नहीं लग रहा है कि किसी को भी वो ट्रस्टी बनाए, या फिर मान लीजिए कि उसने किसी को ट्रस्टी अपॉइंट किया और उसकी डेथ हो जाती है, मीन्स ट्रस्टी नहीं है, कोई भी केस हो सकता है। तो ऐसे केस में जो ट्रस्टी है वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि बेनिफिट जो है वो सही हाथों में जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे की मैन इंश्योरेंस की। देखिए की मैन इंश्योरेंस को ना प्रमुख व्यक्ति बीमा भी कहा जाता है। की मैन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका क्लियर करती हूँ कि क्या है। की मैन इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस कवर extended to an important or key employee of the company, the loss of whom can affect the operation and profitability of the company। देखिए ये जो की मैन इंश्योरेंस है ना, ये किसी भी कंपनी के उस प्रमुख व्यक्ति का बीमा होता है जिसके ना होने से कंपनी के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। Keyman refers to the employee having special skill or significant responsibilities. His contribution to the company is quite extensive। देखिए अब ये जो कीमैन है ना, ये एक ऐसा स्पेशल एम्प्लॉय है जिसकी कंपनी के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये इस व्यक्ति को कीमैन को कुछ हो जाता है तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे कीमैन की इंश्योरेंस करवा देती है। अब ये कीमैन कौन है, ये कंपनी का सीईओ हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है। यानी कि अगर सीईओ या चेयरमैन को कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है मिसहैपनिंग में,
तो कीमैन इंश्योरेंस से मिलने वाला जो पैसा है फिर उसे कंपनी के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। ये मेन मोटिव रहता है कीमैन इंश्योरेंस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है ना, ये 3 तरह का होता है, जिसमें आ जाती है इंडिविजुअल पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी क्या है? जो कि एक व्यक्ति अपने लिए लेता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, जिसमें उसका परिवार भी कवर हो जाता है। और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, जो कि जनरली कंपनीज वगैरह में एम्प्लॉयज को कवर करने के लिए करवाई जाती है। अब यहाँ पर ना हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जिनको कि आपने याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये डील करती है विद द मॉर्बिडिटी। और मॉर्बिडिटी शब्द का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिजीजेस, यानी कि रोगों की संख्या। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रोगों की संख्या या फिर रोगों से या बीमारियों से डील करती है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर ट्रीटमेंट कॉस्ट विच कवर्स प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में 3 चीजों को कवर किया जाएगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब इन तीनों में जो खर्चे आएंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स आर नाउ बीइंग सर्विस्ड बाय नेटवर्क ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम टीपीए भी कहते हैं, who have been licensed by IRDAI। तो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स रहते हैं ना, उनकी सर्विसिंग टीपीए के द्वारा दी जाती है, और जिसे लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? IRDAI के द्वारा। TPAs tie up the hospital across the country and include them in their network। तो टीपीए क्या करता है? पूरे देश में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नेटवर्क के साथ टाई अप करता है और अपने मतलब उसको अपने एक नेटवर्क में शामिल कर लेता है। If the insured gets admitted to a non-network hospital, then they have to pay the hospital bill and claim amount from the insurance company on a reimbursement basis। देखिए मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी में कोई इंश्योर्ड व्यक्ति जो है वो नॉन नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और वहां अपना इलाज करवाता है, तो उस इंश्योर्ड व्यक्ति को पहले तो बिल पे करना पड़ेगा, पर उस बिल का जो रिम्बर्समेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से बाद में उसे मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में जो एक्सक्लूजन्स रहते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो चीजें कवरेज नहीं मिलती है जिनमें, उन्हें हम एक्सक्लूजन कहेंगे। Healthcare policies normally have some exclusions such as dental treatment, diagnostic test, expenses on vitamins, aesthetic treatment, homeopathic treatment, etc। तो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, उसमें डेंटल ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या फिर विटामिन वगैरह का कोई एक्सपेंसेस है, या फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट है, या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उनमें कवरेज नहीं मिलती है। ये करवाने हैं तो अपने खर्चे पर करवाने पड़ेंगे। These policies also exclude treatment for the diseases prevalent at the time of taking policy for first time, known as pre-existing diseases, or contracted within 30 days of such commencement। तो देखिए कि इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई बीमारी है, तो उसका खर्चा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। या फिर 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसको कोई बीमारी होगी, मतलब उसने आज पॉलिसी करवाई और 30 दिन के अंदर अंदर वो कह रहा है कि मेरे को ये बीमारी है, मुझे ट्रीटमेंट लेना है, तो उसका खर्चा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। इन इंडियन मार्केट कंपनीज कवर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आफ्टर अ कॉन्टिन्यूस कवर फॉर अ पीरियड ऑफ 48 मंथ। तो इस पॉइंट का ये मीनिंग हुआ कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, उन्हें जो कवरेज है वो 48 मंथ्स के बाद मिलती है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट की जो कंपनीज है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया और 1 साल में, जैसे जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो 1 साल तक चलता है ये, है ना, और उस साल हम बीमार नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर फिर से हमने उसे रिन्यू करवा लिया, तो नेक्स्ट ईयर फिर हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो देखिए नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि कुछ कंपनीज हमें बोनस देती हैं, और उस बोनस को नो क्लेम बोनस या फिर कुमुलेटिव बोनस कहा जाता है। अब इस बोनस में क्या रहता है कि जैसे हमने जो 1 साल पूरा निकाल दिया, इंश्योरेंस करवाई थी पर कोई क्लेम नहीं लिया है, तो कंपनीज हमें जो बोनस देंगी ना वो 2 तरह से दे सकती हैं। वो क्या है
कि या तो हमारे से जो प्रीमियम सेकंड टाइम में लिया जाएगा वो कम होगा, या फिर सेम प्रीमियम में हमारा सम अश्योर्ड जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो इसे क्युमुलेटिव बोनस या फिर नो क्लेम बोनस कहा जाता है। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें आप ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान प्रोवाइड्स हेल्थ कवर फॉर द एंटायर फैमिली। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्लान है नीचे जो दिए गए हैं जो कि पूरे परिवार को हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगा। क्रिटिकल केयर प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान या फिर मेडिक्लेम। तो देखिए जो फैमिली फ्लोटर प्लान है ना, ये पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस का कवर प्रोवाइड करता है, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन अ यूलिप नैव स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान रहते हैं ना यूलिप, उसमें नैव एक वर्ड आता है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन दी गई है न्यू असेट वैल्यू, नेट एक्चुअल वैल्यू, नेट असेट वैल्यू और न्यू एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए नेव की फुल फॉर्म है नेट असेट वैल्यू, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इफ द इंश्योर्ड पर्सन हैज टेकन डैश, then in the case of his accidental death, beneficiary would receive additional amount over and above the normal sum assured। अब देखिए कि अगर कोई इंश्योर्ड व्यक्ति है, उसने कुछ लिया है और एक्सीडेंटल डेथ में बेनिफिशियरी को जो क्लेम मिल रहा है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल रहा है, तो आपको बताना है कि उसने ऐसा अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ क्या लिया था। तो ऑप्शन दी गई हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर, गारंटीड इंश्योरेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। तो देखिए क्योंकि यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति जो था वो इंश्योर्ड था और एक्सीडेंटल डेथ हुई है, बेनिफिशियरी को नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है, तो उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ लिया था। इसका क्या फायदा रहता है कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी डेथ क्लेम के रूप में मिल जाता है। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस डैश कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स फ्रॉम whom the premium needs to be collected। देखिए इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस रहती है जो, जिसके बारे में अभी हमने बात की, उसमें ऐसा क्या रहेगा जिसमें कि पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स हैं जिससे कि प्रीमियम जो है वो कलेक्ट करना है। तो ऑप्शन दी गई हैं रिसिप्ट लिस्ट, डेबिट लिस्ट, कलेक्शन लिस्ट और पॉलिसी होल्डर्स लिस्ट। तो देखिए उसके पास रहती है डेबिट लिस्ट, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। From the below options in the key man insurance, who is insured। अब देखिए कि अगर हम की मैन इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो नीचे लिस्ट दी गई है आपको बताना है कि किसकी इंश्योरेंस की जाएगी। की मैन इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, ऑप्शंस हैं प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एन एम्प्लॉय विद सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द लॉस ऑफ whom कैन अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ दीज। तो देखिए की मैन इंश्योरेंस ऐसे एम्प्लॉय की जाएगी जिस पर बहुत खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अगर उसे कुछ हो जाता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो उस व्यक्ति की मैन इंश्योरेंस की जाती है। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। अंडर विच टाइप ऑफ प्लान द सम assured इज पेड ओनली इफ द इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव्स द स्पेसिफाइड पीरियड। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें सम assured पे किया जाता है अगर इंश्योर्ड व्यक्ति स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जीवित रहता है। ऑप्शंस हैं प्योर टर्म प्लान, प्योर एंडोमेंट प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और नन ऑफ अबव। तो देखिए ऐसे प्लान को प्योर एंडोमेंट प्लान कहेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। In which of the following postal life insurance plan the insured gets sum assured and bonus at the time of maturity। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें कि जो सम assured है और साथ में बोनस दोनों ही मिलते हैं मेच्योरिटी के वक्त। ऑप्शंस हैं होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान
पोस्टल मंथली इनकम। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में सम अश्योर्ड के साथ बोनस मिलेगा मेच्योरिटी के वक्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स a certain percentage of sum assured is paid to the policy holder at specific intervals during the policy term। आपको बताना है कि उस प्लान को क्या कहा जाता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद पॉलिसी होल्डर को सम अश्योर्ड का कुछ परसेंटेज दिया जाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान या फिर मनी बैक प्लान। तो देखिए मनी बैक प्लान है जिसमें कि कुछ कुछ पीरियड के बाद जो पॉलिसी होल्डर है उसे सम अश्योर्ड का कुछ परसेंटेज मनी बैक के रूप में मिलता है, और जो मनी बैक के रूप में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट या फिर क्लेम कहा जाता है। ऑप्शन डी आएगा यहाँ का राइट आंसर। इन अ चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान द डेट ऑन विच द रिस्क इज कमेंस्ड इज नोन एज डैश। अगर हम चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो जिस डेट से रिस्क कमेंस्ड होता है उसे क्या कहा जाएगा? मतलब जिस दिन से रिस्क कवरेज मिल जाती है उस डेट को क्या कहते हैं? डेफर डेट, वेस्टिंग डेट, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क डेट या फिर इंश्योर डेट। तो देखिए ऐसी डेट को कहा जाता है कमेंसमेंट ऑफ रिस्क डेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसा फीचर है या कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान का वेरिएंट नहीं है। टर्म इंश्योरेंस विद द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस एज राइडर। तो देखिए जो टर्म इंश्योरेंस एज राइडर है ना, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान का वेरिएंट नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The term par implies the policy which are dash। देखिए पॉलिसीज में एक टर्म आती है पार या पार पॉलिसीज हम कहते हैं, उसका मतलब क्या है? टर्म प्लान, पार्टिसिपेटिंग प्लान, यूलिप प्लान और नन ऑफ अबव। तो देखिए जो पार शब्द है ना वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिसिपेटिंग को। तो पार प्लान्स या पार पॉलिसीज कौन सी पॉलिसीज होती हैं? पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। ये प्लान्स ऐसे प्लान हैं जो कि कंपनी को होने वाले बेनिफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हें पार्टिसिपेटिंग प्लान्स कहते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्डिंग टू IRDAI's न्यू गाइडलाइंस फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कि IRDAI की जो नई गाइडलाइंस है ना उनके हिसाब से ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो नीचे दी गई ऑप्शंस जो हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? फॉर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज द बोनस वंस कमेंस्ड बिकम्स गारंटीड। देखिए जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज रहती हैं उनमें जो बोनस एक बार डिक्लेयर कर दिया जाता है वो फिर गारंटीड हो जाता है। इन केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज द रिटर्न ऑन द पॉलिसी इज डिस्क्लोज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ पॉलिसी इटसेल्फ। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज रहती हैं उनमें मिलने वाली जो रिटर्न है वो जब पॉलिसी खरीदी जाती है उसी समय बता दी जाती है। ऑप्शन सी कह रही है बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो IRDAI की गाइडलाइंस है ना पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के लिए, तो उनमें ये जो ए और बी दोनों ही ऑप्शंस दी गई हैं ये दोनों ही सही ऑप्शंस हैं, ट्रू ऑप्शंस हैं। इसलिए ऑप्शन सी मींस बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका सही उत्तर।
आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स एक्सेप्ट। देखिए नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं यूलिप के बारे में। अब इनमें से 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तो वो हमें ढूंढनी है। ऑप्शन दी गई हैं, यूनिट होल्डर कैन चूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स। देखिए इसमें जो यूनिट होल्डर है यानी कि पॉलिसी होल्डर है वो अलग अलग तरह के फंड्स में से अपने लिए चुन सकता है, तो ये तो बात सही है। लाइफ इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द यूनिट वैल्यूज। जो लाइफ इंश्योरर है वो यूनिट वैल्यूज की गारंटी देता है कि मतलब इतना पैसा आपका बढ़ जाएगा। यूनिट्स में बी परचेज्ड बाय द पेमेंट ऑफ सिंगल प्रीमियम और बाय रेगुलर प्रीमियम पेमेंट। तो यूलिप में क्या है कि आप चाहे सिंगल प्रीमियम देकर भी इसे खरीद सकते हैं और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यूलिप पॉलिसी स्ट्रक्चर इज ट्रांसपेरेंट विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कंपोनेंट। यूलिप का जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें बताया जाता है कि जो प्रीमियम है वो कैसे कैसे खर्चा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे उसे लगाया जाता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं ये तो सही है, पर जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरर है मतलब इंश्योरेंस कंपनी है वो यूनिट वैल्यूज की कोई गारंटी नहीं देती है। मतलब इसमें लगाया गया पैसा जो है वो जरूरी नहीं है कि इंक्रीज करे, और कितना इंक्रीज करे, हो सकता है ज्यादा भी इंक्रीज कर सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो लाइफ इंश्योरर है वो यूनिट वैल्यूज की गारंटी नहीं देता है। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। एज पर IRDAI norms, an insurance company can provide which of the below non-traditional saving life insurance product permitted in India? तो IRDAI के नॉर्म्स के हिसाब से आपको बताना है कि भारत में ऐसे कौन से नॉन ट्रेडिशनल सेविंग लाइफ प्रोडक्ट हैं जो कि परमिटेड हैं या अलाउड हैं। 2 ऑप्शंस दी गई हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और दूसरा है वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। ये दोनों ही नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स हैं और ये दोनों ही भारत में जो है अलाउड है, मतलब खरीदे बेचे जा सकते हैं। दोनों ही प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी। तो इसलिए ऑप्शन सी यानी कि 1 and 2 बोथ आर राइट आंसर। द सम एश्योर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ना उसमें जो सम एश्योर्ड की वैल्यू है वो किस पर निर्भर करती है। की मैन की इनकम पर, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर, बिजनेस की हिस्ट्री पर या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स पे। देखिए की मैन इंश्योरेंस में जो सम एश्योर्ड की वैल्यू है ना वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करेगी कि बिजनेस से कितना फायदा हो रहा है, उसी के हिसाब से की मैन इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो लॉसेज आर कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। आपको बताना है कि की मैन इंश्योरेंस में कौन से लॉसेस कवर रहते हैं। ऑप्शंस है प्रॉपर्टी थेफ्ट यानी कि प्रॉपर्टी में चोरी हो गई, लॉसेस रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन अ की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। देखिए जो की पर्सन है ना जब वो काम नहीं कर रहा है उस दौरान जो लॉसेस हो गए हैं, जनरल लायबिलिटी या लॉसेस कॉज ड्यू टू एरर एंड ओमिशन, कुछ गलतियों से जो लॉसेस हो गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी कि जब जो की पर्सन है वो काम नहीं कर रहा है किन्हीं भी कारणों से, तो उस समय जो लॉसेस हुए हैं वो कवर होंगे की मैन इंश्योरेंस में। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। हाउ पॉलिसी इज अफेक्टेड अंडर MWP एक्ट। If the policyholder doesn't appoint a special trustee to receive and administer the benefits under the policy, the sum secured under policy becomes payable to dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई पॉलिसी है जो कि MWP एक्ट के अंडर अफेक्टेड है और पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी में स्पेशल ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट नहीं किया है। अब उस पॉलिसी में मिलने वाले जो लाभ हैं वो किसे पेएबल होंगे, नेक्स्ट ऑफ किन, ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट, इंश्योरर या फिर इंश्योर्ड। देखिए अगर स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया गया है तो जो पॉलिसी में मिलने वाले लाभ हैं उनका जो देखभाल करने वाला व्यक्ति होगा, ट्रस्टी जो होगा, वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, मींस ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। Mahesh ran a business on the borrowed capital. After his sudden demise,
All the creditors are doing their best to go after Mahesh's assets. Which of the below asset is beyond the reach of creditors? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महेश जो है ना ये अपना बिजनेस करते हैं उधार के पैसे पे। आफ्टर ही सडन डिमाइज उन्हें कुछ हो जाता है तो जो क्रेडिटर्स है ना जिन्होंने उधार दिया हुआ है अब वो अपना पैसा कैसे वसूलेंगे? उसके असेट से वसूलेंगे। आपको बताना है कि उसका कौन सा ऐसा असेट है जिस पर क्रेडिटर जो है वो अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम, महेश के बैंक अकाउंट है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट और महेश के द्वारा लिए गए म्यूचुअल फंड। तो देखिए जो क्रेडिटर है ना वो महेश की प्रॉपर्टी, महेश के बैंक अकाउंट, जो महेश के म्यूचुअल फंड है सब पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु जो महेश ने अपने लिए टर्म लाइफ पॉलिसी ली जिसे उसने एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर खरीदा है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चों का अधिकार होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग एमडब्ल्यूपी एक्ट केसेस? देखिए एमडब्ल्यूपी एक्ट केसेस के अंडर जो ऑप्शन दी गई है ना दो, तो आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू पॉलिसी होल्डर्स, मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टी। और देखिए अब यहाँ पर ना दो ऑप्शन दी गई हैं कि जो मेच्योरिटी के चेक होंगे ना, मेच्योरिटी क्लेम चेक होंगे वो पॉलिसी होल्डर को दिए जाएंगे और सेकंड दी गई है कि जो मेच्योरिटी क्लेम चेक्स है ना वो ट्रस्टी को दिए जाएंगे। देखिए जो मेच्योरिटी के चेक मिलेंगे ना चाहे वो मेच्योरिटी क्लेम चेक हो चाहे वो हो डेथ क्लेम के चेक, वो हमेशा ट्रस्टी के पास ही जाएंगे क्योंकि ट्रस्टी के पास जाएंगे और ट्रस्टी से फिर वो उसकी वाइफ और बच्चों को दिए जाएंगे। इसलिए आपसे चाहे क्वेश्चन पूछा जाए मेच्योरिटी क्लेम चेक के रिगार्डिंग या फिर पूछा जाए डेथ क्लेम चेक के रिगार्डिंग, अगर एमडब्ल्यूपी एक्ट केस है तो पहले वो पेएबल होंगे ट्रस्टी को और ट्रस्टी के थ्रू वो उसकी वाइफ और बच्चों तक जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन है पेमेंट मेड अंडर मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम? अब देखिए कि एक मनी बैक पॉलिसी है और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक क्लेम दिया जाता है, उस क्लेम को या उस मिलने वाले पैसे को क्या कहा जाएगा? डेथ क्लेम, मेच्योरिटी क्लेम, पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर सरेंडर क्लेम? तो इसका जो भी राइट आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।